हेलो एंड वेलकम माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पे स्टडी सिंपली प्रतीक सर। जैसा कि आपके बोर्ड के पेपर नजदीक आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं, टेंशन बढ़ रही होगी, तो अब टाइम है रिवीजन का। तो अभी ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 1 जो आपका रियल नंबर है और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, उसके 1 मार्कर क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करा चुका हूं, जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम क्या, अगर आपके स्कूल के भी कोई एग्जाम्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर। अगर आप वो कर लेंगे तो आपके 1 मार्कर सारे के सारे वैसे ही कवर हो जाएंगे, कोई और से करने की कोई जरूरत नहीं 1 मार्कर क्वेश्चन। अब टाइम है नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस करने का। तो आज के लेक्चर में, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप कह सकते हो, जो 1 मार्क्स में आ सकते हैं, ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इस लेक्चर में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट, जैसे कि हर लेक्चर में लोग करते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए और हमारे 1 मार्कर क्वेश्चन भी कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पूरे लेक्चर को देखिएगा जिससे आपको एक भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो और इस 1 घंटे के लेक्चर में आपके सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कवर कर सके आप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिए इफ द लाइंस गिवन बाय, 2 लाइन दी है। देखो आपको ये चलता है, ये चैप्टर जो है दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ऑब्वियसली आपको 2 लाइन दी होंगी। लीनियर इक्वेशन है तो डिग्री जो होगी 1 होगी। 2 वेरिएबल मतलब एक्स और वाई नॉर्मली यूज होते हैं। तो जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको 2 लाइन दी हुई है, कह रहे हैं ये दोनों लाइन पैरेलल है तो के की वैल्यू निकालो। तो पहले लाइन लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे को लाइन दी हुई है 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2, और दूसरी लाइन मुझे दी हुई है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। अब देखिए लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले जरूरी है ए बी और सी लिखना, ठीक है। अब होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो कोई भी लीनियर इक्वेशन को जनरली मैं रिप्रेजेंट करता हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें ए का कोफिशिएंट, जो एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो ए होता है, वाई का कोफिशिएंट जो होता है वो आपका बी होता है, और कांस्टेंट जो है वो सी होता है। तो अगर जैसे मैं इधर बात करूं तो इधर आपको a1 दिया हुआ है 3, ये वाला पार्ट 3 हुआ। b1 मेरा ये y का कोफिशिएंट हुआ विच इज 2k, तो b1 को मैंने लिख दिया 2k। और c1 अगर आप इधर लिखोगे तो -2 हुआ। अगर एक साइड हो तो देखो 2 इक्वेशन दिए तो कांस्टेंट एक साइड रखते हैं, या तो दोनों कांस्टेंट राइट हैंड साइड रखिए या दोनों कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड रखिए। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों कांस्टेंट राइट हैंड साइड है तो मैंने c1 को सीधे लिख दिया 2, और ऐसे ही मैंने a2 का वो हुआ 2, b2 हुआ 5, c2 हुआ 1। अब मुझे देखो क्या कंडीशन दिया है, मुझे कहते हैं कि दीज लाइन आर पैरेलल। अब मैं आपको पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो पेयर ऑफ लाइन, अगर आपकी कोई लीनियर इक्वेशन में लाइंस हैं तो 3 तरीके की हो सकती हैं। या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर वो दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी जिससे मैं कहता हूं पैरेलल, या फिर ये एक के ऊपर एक लाई करेंगी जिससे मैं कहता हूं कोइंसिडेंट। तो मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 तरह की लाइन होती है। पहली है इंटरसेक्टिंग जो कि एक पॉइंट पे काटे, दूसरी होती है पैरेलल जो कि कहीं पे भी नहीं कट करे, और तीसरी होती है कोइंसिडेंट, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरे को ये लाइन कैसी है? या तो आप ग्राफ ड्रॉ करो, लेकिन हर बार आप 1 नंबर क्वेश्चन में ग्राफ तो ड्रॉ कर नहीं सकते हो। तो कंडीशन क्या होती है, अगर आपका, ये याद रखना, देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर आपने कोफिशिएंट का रेशियो लिया है a1 अपॉन a2 मतलब x के कोफिशिएंट का, और b1 अपॉन b2 मतलब y के कोफिशिएंट का, वो दोनों इक्वल टू नहीं है, आपस में बराबर नहीं है, तो आपकी लाइन होती है इंटरसेक्ट। आपकी दोनों लाइन क्या होंगी? इंटरसेक्ट होंगी, मतलब आपस में कट करेंगी, ठीक है। अगर आपको a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर आ गया, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं आया, तो आपकी लाइन हो जाती है पैरेलल, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। और अगर बाई चांस आपके ये भी बराबर हुआ, b1 अपॉन b2 भी बराबर हुआ और c1 अपॉन c2 भी बराबर हुआ, तो आपकी होती है इनफाइनाइट या कोइंसिडेंट, ठीक है। पहले कोइंसिडेंट। तो ये तो हो गया मेरा टाइप ऑफ लाइंस कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो ये कंडीशन होगी, अगर लाइन पैरेलल है तो ये कंडीशन होगी, और अगर कोइंसिडेंट है तो ये कंडीशन होगी। इसी के साथ में टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी होते हैं। देखो अगर लाइन इंटरसेक्ट होती है इसका मतलब उसे एक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब दोनों लाइनों को आप सॉल्व करोगे तो आपको एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर इस कंडीशन में सॉल्यूशन होते हैं आपके यूनिक।
अगर लाइन पैरेलल होती है, आपस में कहीं कट नहीं कर रही, तो इस केस में आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो आपको नो सॉल्यूशन होता है। और अगर कोई इंसिडेंट लाइन है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन है, तो मतलब हर एक वैल्यू एक्स और वाई की दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगी, तो इन केस में आपका सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट। तो आपके तीन तरह के सॉल्यूशन है इस चैप्टर में, यूनिक, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। तीन तरह की लाइंस है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। तो ये तो था एक ब्रीफ समरी इस क्वेश्चन करने के लिए। अब मुझे कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट दीज टू लाइंस हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी, ये होगी। तो आपने लिख दिया पहले, फॉर नो सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 क्या है आपका 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 कितना है 2k अपॉन 5 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 क्या हुआ 2 अपॉन 1 नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 1। अब मैंने इन दोनों को लिया क्योंकि मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इन दोनों को लिया, तो आपका आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 4k। देखो 5 इंटू 3 इज 15, 2 इंटू 2k इज 4k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन 4। ठीक है, तो ये वैल्यू है k की जिसके लिए आपका नो सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू हो गई 15 अपॉन 4। सेकेंड, इफ ए एंड बी आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, मतलब आपने जब इन दोनों को सॉल्व किया तो आपके ए और बी कोई सॉल्यूशन आ रहा है, मुझे नहीं पता ए और बी क्या है, तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो आप बात समझिए, अगर ए और बी इन दोनों लाइन के सॉल्यूशन है, इसका मतलब ए और बी इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। इसको देखिए, अगर सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, अगर मैं कह रहा हूं x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3 इस लाइन का सॉल्यूशन है, मतलब अगर आप x की जगह 2 डाल रहे हो, y की जगह 3 डाल रहे हो, तो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, मतलब एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा। तो इसका मतलब अगर ए और बी है, तो मैंने कह दिया पहली इक्वेशन होगी a माइनस बी इज इक्वल टू 2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी a प्लस बी इज इक्वल टू 4। अब मेरे को दो इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल मिल गए, मुझे इन्हें सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सबसे बेस्ट मेथड आपने सीखे, तीन मेथड सीखे। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, वो तो ऑब्वियसली लगाएंगे, जब तक आपसे कहा नहीं जाएगा ग्राफ बनाने को तब तक ग्राफिकल मेथड कभी नहीं लगाओगे। दूसरा मेथड सॉल्व करने का होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपसे एलिमिनेटेड है। तो मैं जो बेस्ट मेथड आपको, जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है, वो होता है एलिमिनेशन मेथड। देखो, जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा, हमें एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है, मुझे ए के कोफिशिएंट भी सेम दिख रहे, बी के कोफिशिएंट भी सेम दिख रहे, लेकिन बी के अपोजिट साइन के, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने ऐड किया तो ये कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू 6, 4 प्लस 2 इज 6, a प्लस a इज 2a, तो a की वैल्यू आ गई 3। जब a की वैल्यू 3 आई, मैंने इधर डाली 3 माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू बी, या b की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरह से आपका ये सॉल्व होके a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 1, यहां पे लिख दी a3 b इक्वल्स टू 1। तो दिस इज क्वेश्चन 2। अब चलते क्वेश्चन 3 पे। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन 2 और -3, कह रहे हैं इन चारों में से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें 2 और -3 जो है वो इसके सॉल्यूशन है। अब देखो, इस क्वेश्चन में करने के लिए आपको यह समझना है कि ये क्वेश्चन जो है आप इनडायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे इक्वेशन पूछी है, मेरी जिस इक्वेशन में 2 और -3 सेटिस्फाई कर जाएंगे वो वाला आंसर होगा। ठीक है, तो देखो पहले में मैंने अगर इधर डाला x की जगह 2, y की जगह -3, 2 माइनस 3 इज -1, यहां पे दिया 1, तो ये तो नहीं होगा। आगे चलते सेकंड में, x की जगह 2, y की जगह -3, तो 2 इंटू 2 इज 4, 5 इंटू -3 इज -15, 4 माइनस 15 इज -11, तो ये तो कर गया सेटिस्फाई ये वाला। अब चेक करते हैं सेकंड पार्ट इसका, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -2, तो इधर मैंने x की जगह डाला 2 इंटू 2 -3 इंटू -3, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इज 4, प्लस 9 आपका आएगा 13, लेकिन यहां पे तो -22 दिया है, तो ये नहीं किया, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। थर्ड में चलते हैं, इधर 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -11, ये तो मैं चेक कर चुका हूं कि सेटिस्फाई हो रहा है। 4x, तो x की जगह डाला 2, प्लस 10y, y की जगह डाला -3, 8 माइनस 30 इज -22, यहां पे दिया -20 दिया है। तो देखिए इस पार्ट में क्योंकि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई, ये वाली भी और ये वाली भी, तो मेरा ऑप्शन हो गया सी। तो करेक्ट आंसर इज सी, जिसमें ये यूनिक सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया हो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ।
एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन, ये ट्राइंगल की लाइन दी हुई है, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू y। चलो पहले ग्राफ बनाते हैं इसमें, क्योंकि ग्राफ के बिना नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। हमारे को मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सेस है। सबसे पहले मैंने बनाया x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 लाइन जाएगी ऐसे, ये पॉइंट हो गया 3, तो y एक्सेस के पैरेलल। अगला दिया हुआ है आपको y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 मैंने मान लिया, इधर से एक लाइन भेज दी ऐसे, दिस इज y इक्वल टू 4। और थर्ड मुझे दिया है x इक्वल टू y, x इक्वल टू y लाइन जाएगी ओरिजिन से पास करती हुई, ठीक है, और यहां पे कट करेगी 3 को, और यहां पे कट करेगी 4 को, ठीक है। बात समझे, देखिए x इक्वल टू y है, जब y 4 है तो x भी क्या होगा, 4 होगा, तो एक पॉइंट मान लो ये y का 4 है तो x भी 4 होगा, तो मेरी लाइन ऐसे कट करते हुए इसको चली जाएगी। ये पॉइंट होगा आपका 4 और ये पॉइंट आपका होगा 3, ये तो 4 ऑलरेडी है। तो मुझे कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन दिस एंड x इक्वल्स टू y। तो मेरा ट्राइंगल जो है वो ये बन रहा है, ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब अगर आप इसका बेस लोगे तो वो क्या होगा, 3 से 4 के बीच में 1, और अगर हाइट लोगे वो भी क्या होगी, 3 से लेके 4 के बीच में 1। तो आपका एरिया क्या आएगा, हाफ 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर यूनिट। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। फिफ्थ का आंसर हो गया आपका, सॉरी फोर्थ का आंसर हो गया 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। इधर डाल देते हैं 1/2। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको दिया था x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4। अगर बाई चांस लाइन x इक्वल टू y नहीं दी होती और मुझे क्या होता कोऑर्डिनेट एक्सेस, मतलब 3 ये है, 4 ये है और कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो इसके बीच में बनता मेरा स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मुझे x इक्वल टू y लाइन दी है, तो मेरा ये छोटा सा जो एरिया है ये रिक्वायर्ड एरिया हुआ, 3 से 4 के बीच का गैप 1 हाफ बेस इंटू हाइट इज हाफ 1 इंटू 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2। चलिए आप चलते फिफ्थ क्वेश्चन पे। The value of k for with the system of equation this and this has a non-zero solutions। कह रहे हैं कि ये क्या वैल्यू होगी k की जिसके लिए, जिनके जो है नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे। नॉन जीरो मतलब कि कुछ आपके यूनिक सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन होने चाहिए, आपको एक सिंगल सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो आपने कहा यहाँ पे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन लिख देते पहले, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, और अगली दी हुई है kx प्लस 10y इज इक्वल टू 0। अब देखो a1 आपको दिया है 3, b1 है k, इज नॉट इक्वल टू, b1 आपको दिया है यहाँ पे 5 और b2 यहाँ पे दिया है 10। तो आपका k शुड नॉट बी इक्वल टू, ये आपने कैंसिल किया 2, नॉट इक्वल टू 6। इसका मतलब फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन k शुड नॉट बी इक्वल टू 6, क्योंकि अगर 6 हो गया तो आपके तीनों 1/2 1/2 1/2 बराबर आ जाएंगे, 1/2 1/2 आ जाएंगे, मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन वो नॉन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो नॉन जीरो के लिए आपका k जो शुड नॉट बी इक्वल टू 6। आप चलते क्वेश्चन 6 पे। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट, कह रहे अगर एक दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो लाइन रिप्रेजेंटेड बाय टू इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल ऑलवेज कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट, ऑप्शन इज डी। अब मैंने आपको ये सॉल्यूशन पहले भी समझाया था, देखिए यहां पे मैंने बताया था। तो इसमें से अगर आपके सॉल्यूशन यूनिक या इनफाइनाइट होते हैं, या लाइन आपकी इंटरसेक्ट या कोइंसिडेंट होती है, तो आपका ये जो होता है दीज टू आर कंसिस्टेंट। और खाली इस केस में जब आपके नो सॉल्यूशन ऑफ पैरेलल लाइन होती है तो आपकी जो पेयर ऑफ लाइन होती है दे आर इनकंसिस्टेंट। तो मेरे से कह रहे हैं अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशन या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। क्वेश्चन 7, फॉर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 y कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ x। y को x के टर्म्स में लिखना है, तो मैंने क्या किया, 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, इसे नीचे ले गए, ये हो गया y x के टर्म्स में। तो क्वेश्चन 7 का हो गया y कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ x एज 4 माइनस 2x अपॉन 3। नेक्स्ट, वन ऑफ द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस by इक्वल्स टू c एंड y एक्सिस। कह रहे क्वेश्चन को इनडायरेक्टली दिया है, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन ax प्लस by इक्वल्स टू c कट y एक्सिस।
या मुझसे कह रहे कॉमन सॉल्यूशन, मतलब कि एक लाइन दी है और वाई एक्सिस का क्या कॉमन सॉल्यूशन होगा, वो जब ही हो सकता है जब वो लाइन वाई एक्सिस को कट करे। तो वाई एक्सिस को जब ये कट करेगी तब एक्स को 0 डाल दो, तो एक्स को 0 डाला तो वाई कितना आ गया, सी बाय बी, तो आंसर हो गया 0 सी बाय बी। तो एट्थ का आंसर हुआ 0 सी बाय बी। अगर कहते फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस, तो आपका सॉल्यूशन हो जाता आप y को 0 डाल दे तो सॉल्यूशन हो जाता सी बाई ए कॉमा 0। ठीक है, तो क्वेश्चन को इनडायरेक्टली दिया है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए किस तरह से करना है। चलिए अब चलते हैं नाइन्थ पे। कहते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में इफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी एंड एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल्स टू एन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये कह रही है तो इक्वेशन दिया और इनका यूनिक सॉल्यूशन है, तो इनके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो देखो यूनिक सॉल्यूशन का क्या वो होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो मैंने कहा यहां से मेरा a1 है a, b1 है l, a2 है l, b1 है b और b2 क्या है आपका m। और नॉट इक्वल टू फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। फिर से बता देता हूं, देखो ये आपका a1 है, ये b1 है l, b1 है आपका b और b2 है आपका m। तो a1 अपॉन a2 मतलब a अपॉन l, x के कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू y के कोफिशिएंट विच इज b अपॉन m। तो यहां से रिलेशन आ गया आपका am इज नॉट इक्वल टू bl। यहां से देख लीजिए ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन ए। नाइन्थ का हो गया आपका ए। चलिए अब चलते हैं टेंथ क्वेश्चन पे। इन ट्राइंगल एबीसी, टेंथ क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे चलते हैं इधर। टेंथ क्वेश्चन में कहते हैं इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी। ओके, एंगल सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। अच्छा, ये दिया हुआ है। तो आपसे कहते हैं देन द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी और सी क्या होगी। ठीक है, अब देखो अगर ये ट्राइंगल है तो मुझे खाली एक चीज पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको ए बी सी बताना है, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई, मैंने इधर एंगल सी को एंगल 3 बी से रिप्लेस कर देता हूं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 3 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरी इक्वेशन आ गई एंगल ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक इक्वेशन तो मेरी ये बन गई है। अब आपको दूसरा आपको दिया है एंगल सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। मैंने क्या किया, इस एंगल सी को यहाँ पे 3 एंगल बी डाल दिया। तो यहाँ पे और क्या हो सकता है, एंड 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, या फिर 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी, या फिर मैं यहां से लिख सकता हूं 2 एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। जब मुझे ये दो रिलेशन मिल गए तो मेरे को ये पता है यहां से एंगल बी क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, और आपको यहां पे एक पता, तो एंगल बी की जगह मैंने इधर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डाल दिया। तो आपका आगे सो एंगल ए प्लस 4 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस ए 9, 9 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, या मेरा एंगल ए आ जाएगा 20 डिग्री। एंगल ए 20 आया तो एंगल बी कितना हो गया 40 डिग्री, यहाँ पे डबल था। और एंगल सी कितना हो गया यहाँ से 3 एंगल बी, तो मतलब 120 डिग्री। तो एंगल सी मेरा हो गया 40 इंटू 3 120। तो आपके सारे आगे देखो 40 20 40 और 120, इधर से ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी। अच्छा, अब क्या जरूरत है इतने लंबे सॉल्व करने की, अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। चलो एक बार देख लेते हैं। आपको यहाँ पे दिया है एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी। देखो 60 इंटू 3 करोगे 180 आता है, ये नहीं हुआ। 45 इंटू 3 करोगे नहीं आ सकता, ये भी नहीं हुआ। 40 इंटू 3 करोगे, ये भी नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली यही वाला ऑप्शन हुआ। तो आप अगर ये 1 मार्कर दिया तो आप खाली ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आराम से क्या कहते हैं चेक कर सकते हो और इतना टाइम वेस्ट नहीं करो। लेकिन अगर सब्जेक्टिव है तो मैंने आपको दोनों तरीके से सोल्व करके बता दिया। 11th में कहते हैं इफ x इक्वल्स टू 3m माइनस 1 और y इक्वल्स टू 4, अगर इस लाइन का सॉल्यूशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 का। x इज इक्वल टू 3m माइनस 1 और y इज इक्वल टू 4, ये सॉल्यूशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का। मैंने x की जगह डाल दिया 3m माइनस 1, y की जगह डाल दिया 4,
तो आपने सॉल्व किया तो 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 6 या 3m विल बी इक्वल टू 6 माइनस 3 इज 3, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपका आंसर हो गया m। जब भी आपको कोई सॉल्यूशन दिया है, ये 9th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन थे, आप इसे सेटिस्फाई करा दीजिए, सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल दीजिए, तो m की वैल्यू 1 आ गई इधर से। दिस इज 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते 12th। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड द वाई एक्सिस। कह रहे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने, एक लाइन दी हुई है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 और मुझे दिया हुआ है वाई एक्सिस। अगर मुझे कोई लाइन वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रही है तो इस पॉइंट के लिए हमारे कोऑर्डिनेट 0, y होंगे, मतलब x जो है वो 0 होगा। तो जब भी आपको वाई एक्सिस इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, आप सीधे लिखो पुट x इज इक्वल टू 0। 0 डाला तो y कितना आ गया, यहाँ से 0, y आ जाएगा -3, तो पॉइंट हो गया 0, -3। अगर यही x एक्सिस दिया होता तो आप y को 0 डाल देते, ठीक है, तो y को 0 डालते तो x आ जाता 2, 0। लेकिन जो क्वेश्चन ने पूछा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड द y एक्सिस, तो मैंने वो निकाल दिया। अब कहते हैं क्वेश्चन 12th। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव नो सॉल्यूशन। फिर से नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 क्या है 2, b1 क्या है 1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो b1 मेरा हुआ p, y कोएफिशिएंट इधर था p, b2 मेरा हुआ 1 क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है तो 1 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 विच विल बी इक्वल टू 8 अपॉन 6। तो देखो अगर मैं इधर से इन दोनों को सॉल्व करूं इक्वल टू वाले को लेके, तो 2 अपॉन 1 इज 2 और ये p अपॉन 1 इज p, तो यहां से मेरा p आ जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। तो यहां से तो मेरा p आ गया 2। अब अगले अगर मैं इन दोनों को लूं तो मेरा ये भी आ सकता है p इज नॉट इक्वल टू 4 अपॉन 3, लेकिन क्योंकि यहाँ पे खाली इक्वल टू पूछते हैं तो मैं यहाँ पे p इज इक्वल टू 2 लिख दूंगा। लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिवली लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो, फॉर नो सॉल्यूशन p शुड बी इक्वल टू 2 बट नॉट इक्वल टू 4 अपॉन 3 ऑल्सो, ठीक है। लेकिन इतना भी p इक्वल टू से भी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट 14th। A motorcycle is moving along the line this and another motorcycle is, you find out their moving direction। कह रहे हैं कि किस डायरेक्शन में चल रहे हैं ये बताओ। तो देखो 14th को आपको ऐसे देखना है, एक मोटरसाइकिलिस्ट चल रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 डायरेक्शन पे और दूसरा चल रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 डायरेक्शन पे। तो अगर आप देखोगे तो आपने कहा a1 यहाँ पे 1 है, b1 मेरा -1 है, c1 मेरा 2 है, a2 1 है, b2 -1 है और c2 मेरा क्या है 4। तो आप देख सकते हो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो मतलब ये पैरेलल डायरेक्शन में चल रहे हैं आपस में, क्योंकि कंडीशन आ रही है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही अगर ओडली करना था यहीं से देख सकते हो x माइनस वाई बिल्कुल सेम है। जब x माइनस वाई बिल्कुल मतलब x और y इक्वेशन बिल्कुल सेम है और यहाँ पे आपका नहीं सेम है, 2 और 4 है, तो इसका मतलब पैरेलल डायरेक्शन होगी। और अगर शो करना हो तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। 15 फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विद द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब मेरे को आ गया यूनिक सॉल्यूशन। फिर से बात वही करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको पता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मुझे इक्वेशन क्या दी हुई है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5 और दूसरी इक्वेशन दी है x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2। a1 अपॉन a2 क्या हुआ 3 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन -1। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ -3 और 2 अपॉन के माइनस के होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो -3k इज नॉट इक्वल टू 2 या k इज नॉट इक्वल टू -2/3। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन k शुड नॉट बी इक्वल टू -2/3, ठीक है। तो आपका आ गया फाइंड द वैल्यू k शुड नॉट बी इक्वल टू -2/3। अब बात करते हैं 16 की। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू -x। आपको इन दोनों का सॉल्यूशन निकालना है, बहुत सिंपल सी बात है। एक y इक्वल्स टू x है, एक y इज इक्वल टू -x। आप चाहे सब्स्टिट्यूशन कर लो, एलिमिनेशन कर लो, कुछ भी कर लो। यहां से आपने y इक्वल्स टू -x को इधर डाल दिया तो -x इज इक्वल टू x, या क्या आ गया x प्लस x इज इक्वल टू 0 या 2x इज इक्वल टू 0। तो x 0 आ गया तो y 0 आ गया, तो इन दोनों का सॉल्यूशन होगा 0,0। 17th इफ 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन दी हुई है 17th में। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
आपको कह रहे हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। कहते फाइंड अनदर लीनियर इक्वेशन सो दैट लाइन रिप्रेजेंटेड आर कोइंसिडेंट। अब ये कंडीशन आपको चाहे कोइंसिडेंट दे सकते हैं, पैरेलल भी दे सकते हैं और यूनिक भी दे सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले बताता हूं, अगर मान लो कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों का रेशियो सेम। तो आप क्या करना है ऐसे केस में, जब कोइंसिडेंट है, इस पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी 2 3 4 5 0 से मत कर देना, -1 -2 -3 -1/2 किसी से भी। तो मैंने इसे इंटू 2 कर दिया, तो इक्वेशन क्या होगी 4x प्लस 10y इज इक्वल टू 8। आप चेक भी कर सकते हो, देखो इसका रेशियो लिया 2/4 1/2, 5/10 इज 1/2, 4/8 इज 1/2। तो आप अगर 3 से कर देते तो आप इक्वेशन आ जाती 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 12, इसका भी रेशियो लेते तो अभी आपका सबका 1/3 आता। तो ये तो हो गया कोइंसिडेंट के लिए। एक लाइन लिखनी है, 2 लाइन लिखनी है, कितनी भी लिख सकते हो। अगर पैरेलल लिखनी होती तो आप क्या करते, मल्टीप्लाई करते, मान लो मल्टीप्लाई किया 2 से, तो इन दोनों को तो लिख देते, लेकिन इधर मल्टीप्लाई करके अगर 8 आ रहा है उसकी जगह कुछ चेंज कर दो 9, ठीक है। या फिर आप लिख देते 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 17। क्यों? क्योंकि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो सेम होना चाहिए, c1 अपॉन c2 नहीं होना चाहिए, तो मैंने c1 अपॉन c2 का रेशियो को चेंज कर दिया। और अगर ये आपका यूनिक होता तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी यहाँ पे और एक इक्वेशन लिख देते जिसमें रेशियो जो है वो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आपको एक इक्वेशन दी है और अगर आपको दूसरी इक्वेशन लिखनी है तो जैसी कंडीशन दी है उस हिसाब से इक्वेशन को लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं 18th पे। चेक वेदर द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। मुझे चेक करना है तो मुझे बना के नहीं देखना, एक नंबर का क्वेश्चन है, आपको एक इक्वेशन दी हुई है ये और दूसरी इक्वेशन दी है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपने कहा a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 क्या हुआ 1 अपॉन 2। अगर मैं b1 अपॉन b2 की बात करूं, यहां से 2 है यहां से 4, तो दिस इज ऑल्सो 1 अपॉन 2। और अगर c1 अपॉन c2 की बात करूं तो हुआ -4 अपॉन -12 विच इज 1/3। तो अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 जैसा मुझे दिख रहा है, तो ये लाइन कैसी हो गई आपकी, पैरेलल लाइंस हो गई। तो आपने आंसर लिख दिया भैया ये तो पैरेलल लाइंस है, क्योंकि हमें तो पता चल गया बिना ग्राफ बनाए कंडीशन चेक करके। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p फॉर विद द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन या फिर पैरेलल लाइंस। मैंने आपको बताया कंसिस्टेंट लाइंस जब होती हैं जब आपका इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट लाइन होती है या यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इनकंसिस्टेंट में आपका पैरेलल लाइन या नो सॉल्यूशन होता है। तो 19 में मुझे नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगा के चेक करना है, कर लेते हैं। आपको पहली इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी दी है 3x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 9। आपने डिवाइड किया तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 1/p और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, आपको क्या कह रहे हैं, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन चाहिए मुझे। तो मैंने कहा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/p, तो p इज इक्वल टू 3 आ गया। तो आपके इनकंसिस्टेंट के लिए p इज इक्वल टू 3। लेकिन अगर p आपका 3 हो गया तो ये 1/3 1/3 1/3 ये इनकंसिस्टेंट होगा ही नहीं, ये कंसिस्टेंट होगा उस पे। तो आप ये कह सकते हो कि नो वैल्यू ऑफ p एग्जिस्ट। तो दिस वाज 19th क्वेश्चन। लास्ट, इफ वी ड्रॉ लाइन x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3। देखो x इक्वल्स टू 2 लाइन होगी ऐसी, y इक्वल्स टू 3 लाइन होगी यहाँ पे, दोनों की इंटरसेक्टिंग है तो आपको मिलेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये थे चैप्टर 3 के 1 मार्कर क्वेश्चन। इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट, मेनली 1 मार्कर क्वेश्चन में हमने ग्राफ के क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, इसके अलावा हमने मेनली डिस्कस किए जिसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कंडीशन के ऊपर, नो सॉल्यूशन की कंडीशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, चेक करना कि ग्राफ कैसे हैं।
तो ये सारे क्वेश्चन जो 1 मार्क में आते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये क्लियर है। लेकिन हाँ, ये चैप्टर जो है इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं एक अलग लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए, इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। और अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, जिससे कि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान से तैयारी करिए।